आज हम आपको बताएंगे 1997 में अमेज़ॉन कैसे था, अमेज़ॉन ने क्या क्या किया, अमेज़ॉन ने कैसे कैसे तरक्की की। पहले हमने अमेज़ॉन का स्टार्टअप आपको बताया कि अमेज़ॉन ने अपना स्टार्टअप लिया था। थोड़ा सा रिव्यू देना ज़रूरी होता है क्योंकि जो नया आने वाला व्यूअर है उसको पता हो कि वो क्या चीज़ देख रहा है, किस बारे में देख रहा है, क्योंकि यूट्यूब सबसे बड़ा आप जिसको आप कह लें इंफॉर्मेशन हब है। तो हमारी टीम की जानिब से ये कोशिश होती है और मैं तमाम लोगों से कहूँगा जो यूट्यूब चैनल्स पे जिन्होंने बनाए हुए इन्फॉर्मेशन चैनल जिन लोगों ने बनाए हुए हैं, आप लोग इन्फॉर्मेशन करेक्ट दीजिए और जब आप कोई भी नई इन्फॉर्मेशन दें तो थोड़ा सा रिव्यू साथ दे दें कि आप किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम आपको आज बता रहे हैं कि 1997 में ये अमेज़ॉन क्या था, जबकि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि 1994 से 1997 तक अमेज़ॉन के किताबें बेचने तक महदूद था और इसने $10,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। ये थी इसकी स्टोरी 1997 तक। इसके बाद इन लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट्स की कि जिसकी वजह से अमेज़ॉन आज जहाँ पे है वहाँ पे खड़ा है और इससे आगे भी छलांगे लगा रहा है। सन 1997 में सबसे पहले जो चीज़ हुई वो इसको क्या हुआ कि अमेज़ॉन के मालिक ने जेफ बेजोस ने इस अपनी ज़ाती कंपनी को पब्लिक कर दिया। अभी मैं यहाँ पे रुककर पब्लिक होना बताऊंगा सब लोगों को, क्योंकि आम पब्लिक को भी पता होना ज़रूरी है कि कल को कोई बंदा हो सकता है हमारे जिनमें कोई ऐसा बंदा हो जो कंपनी बनाए उसके, लेकिन उसको पता तो होना कि मैंने अपनी कंपनी को पब्लिक कैसे करना है। तो पब्लिक इसने कैसे किया, इसने अपनी कंपनी के शेयर्स बेचे। अब शेयर्स बेचना क्या होता है, इसने अपनी कंपनी के अंदर ये ऑप्शन दे दी कि जो भी चाहे मेरी कंपनी में हिस्सेदार बन सकता है पैसा लगाकर। मिसाल के तौर पे अगर आप एक चीज़ बना रहे हैं वो $100, $200, $300, $400 या $10 या $20 की आप बेच रहे हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपका कारोबार बढ़े तो आप क्या करेंगे, आपके पास इन्वेस्टर्स नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी कंपनी को पब्लिक कर देंगे कि आए भाई हमारे पास ये चीज़ है, इस प्रोडक्ट को बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। और ये मैं चीज़ एक याद दिलाता चलूँ कि 1997 में भी ये किताबें ही बेच रहे थे, कोई नई चीज़ अभी शुरू नहीं की थी। जो चीज़ें शुरू की 1997 में वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। इन लोगों ने क्या कहा, सबसे बड़ी जो चीज़ जेफ बेजोस की हमें पसंद आई, हमारी पूरी टीम को पसंद आई, जिसमें हमने वर्क किया कि इसने ईमानदारी से अपने जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको बताया क्या कि भाई अभी मैं पैसा नहीं कमा रहा। पैसा कमाने का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पे पैसा कमाने का मतलब ये होता है कि बंदा सैलरी ले रहा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में और यहाँ पे ये जो लोग हैं जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों के यहाँ पैसा कमाने का मतलब होता है प्रॉफिट। तो इसने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए अपने तमाम पार्टनर्स को कहा कि भाई अभी मैं पैसा नहीं कमा रहा, अगर तुम $100 लगाओगे मेरी कंपनी में तो वो 100 का 100 ही रिटर्न आएगा, 105 आपको अभी नहीं मिलेंगे। ये थी इसकी पहली ईमानदारी का स्टेप, जिस पे लोगों ने इस पे ट्रस्ट किया। और ट्रस्ट करने का फायदा क्या हुआ, इसको इन्वेस्टर मिले। इन्वेस्टर जैसे ही इसको इन्वेस्टर मिले तो उसका फायदा कैसे हुआ, ये लोग पहले थे सिर्फ एक गिराज के अंदर। ये मैं गिराज बार बार क्यों कह रहा हूँ, जिन लोगों को यकीन नहीं वो लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, वो लोग विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं कि अमेज़ॉन का पहला ऑफिस कहाँ पे था। अमेज़ॉन का पहला ऑफिस इनके अपने घर के गिराज में था। अब इन्होंने क्या किया, पब्लिक होने के बाद, पहले कंपनी प्राइवेट थी, उसके बाद कंपनी हो गई पब्लिक। जब कंपनी पब्लिक हो गई तो पैसा भी थोड़ा सा ज्यादा आ गया। फॉर एग्जांपल जहां पे पहले इनके पास $10,000 था उसको आप कर लें $20,000 हो गया, $50,000 हो गया, इसके करीब करीब इनकी अमाउंट पहुंच गई। क्योंकि एग्जैक्ट फिगर कहीं पे भी ऑनलाइन इन्होंने नहीं रखी हुई और ना ही कोई अपनी कंपनी रखती है कि उसकी एग्जैक्ट फिगर क्या थी जब उसने स्टार्टअप लिया। 20 से $50,000 के करीब इनके पास पैसा इकट्ठा हो गया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बदला। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बदलने का मतलब कि पहले ये एक गिराज में थे, जिसको आप आज का ज़माने के हिसाब से लगाना कि अगर कोई बंदा अपने घर के गिराज में कोई चीज़ बना के बैठा हुआ है, कोई चीज़ें सेल कर रहा है, तो आप लोग उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे। आप सोचोगे, आप हो या मैं हूं, हम सोचेंगे कि यार इस बंदे के पास इसकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी, इसके पास इसका ऑफिस नहीं है, इसके पास इसकी कोई शॉप नहीं है बाकायदा, तो आप लोग उसकी चीज़ को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ये हमारा यह मिसाल दी जाती है और ये मिसाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू हर जुबान में ये जो मिसाल है ये परफेक्ट होती है। तो क्या हुआ, इन लोगों ने अपना ऑफिस बदला,
डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को बदल लिया। किताबें बेचने का जो सिलसिला था, जो ऑनलाइन किताबें ये अपने गिराज को ही ऑफिस बना के बेच रहे थे, उसको इन्होंने 1997 में बदल के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ, एक तो इन्वेस्टर्स आना शुरू हो गए, दूसरा इनका कारोबार बढ़ना शुरू हो गया। अब जैसे ही कारोबार बढ़ना शुरू हुआ तो आप एक हद तक किताबें बेच सकते हैं, क्योंकि एक कंपनी को, अगर एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट बेचती रहेगी तो वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगी। मैं उसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि आपके मुल्क के अंदर कई कंपनियां ऐसी हैं जो गाड़ी भी बनाती हैं, जो मोबाइल भी बनाती हैं, जो एक स्क्रू ड्राइवर तक बनाती हैं, कि कंपनी चाहती है उसकी ए टू जेड उसकी चीजें हों जो मार्केट में बिकें और वो लोग खरीदें ताकि कंपनी चल सके। अगर ये जेफ बेजोस और इसकी कंपनी सिर्फ किताबों तक महदूद रहते, किताबों तक ही अपने आप को रखते, तो कभी भी ये यहाँ ना होते जहां पे आज मौजूद हैं। तो इन लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया, इन लोगों ने इस चीज को, बिजनेस माइंड जो इसने जेफ बेजोस ने अपना यूज किया, वो इसने किस चीज को हिट किया सबसे पहले, इसने सबसे पहले म्यूजिक इंडस्ट्री को हिट किया। क्योंकि ये 1997 की बात है कि उस जमाने में सीडीज का बहुत रुझान था, डीवीडीज का बहुत रुझान था, हमारे रीजन में कैसेट, जो कैसेट होती थी टेप में चलने वाली, उसका बहुत रुझान था गाने सुनने के लिए, ये सब सिस्टम था। इसने उसको कैसे झंझोड़ के, कैसे हिला के रख दिया। मिसाल के तौर पे हमें अपने रीजन की मिसाल एक दे देता हूं। आप एक दुकान पे गए, आप एक डीवीडी लेकर आए, सीडी लेकर आए या एक कैसेट लेकर आए, आप लेकर आ गए, उस टाइम पे रिटर्न करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था ना। आप अपनी शॉप से नीचे उतरे तो वो चीज आपकी हो गई। पूरी दुनिया में यही रूल था, लेकिन जेफ बेजोस ने इस रूल को आके ऐसा तोड़ा कि इसने म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। इसने क्या किया, इसने ऑनलाइन सीडीज को बेचना शुरू कर दिया। मैं दोबारा दोहराता हूं, 1997 में पहली बार Amazon ने अपना कारोबार के अंदर एक और चीज को ऐड किया। इन्होंने जब अपना सीडीज बेचने का काम शुरू कर दिया तो वहां से इन्होंने कैसे झटका दिया पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को, कि आप पहले क्या होता था, आप सीडी रिटर्न नहीं कर सकते, डीवीडी रिटर्न नहीं कर सकते, कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने ये म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखने के साथ ही साल शुरू हो गया 1998। 1998 में बाकायदा तौर पे Amazon म्यूजिक के नाम से एक कंपनी लॉन्च कर दी गई। ये मैं कंपनी आसान अल्फाज में समझाने के लिए कह रहा हूं कि कंपनी तो है Amazon पहले ही, लेकिन उसके अंदर एक नई चीज ऐड हो गई, म्यूजिक। अभी म्यूजिक, इसके पास जो म्यूजिक टाइटल्स थे वो दुनिया में किसी भी बड़ी शॉप से ज्यादा थे। 1,25,000 गाने इसके लाइब्रेरी में पड़े हुए थे। और जो सबसे मजेदार चीज थी वो क्या थी कि अगर एक कैसेट आप लाए हैं, एक डीवीडी आप लाए हैं, वो गारा के नहीं सही चली, वो रिटर्न हो ही नहीं सकती। जब वो रिटर्न नहीं हो सकती, आपका $1 है या आपका ₹100 है या $200 है या आपके $20 है, तो आपका वेस्ट हो गया वो। इसने क्या ऑप्शन दी जिसकी वजह से इसने पैसा कमाया और दुनिया को हिला कर रख दिया। इसने किया क्या, इसने 30 सेकंड आपको ऑनलाइन म्यूजिक सुनने की ऑप्शन दे दी। फॉर एग्जांपल उस जमाने का मैं नाम ले देता हूं, माइकल जैक्सन के गाने बहुत सुने जाते थे। माइकल जैक्सन का कोई नया गाना आया है, लोग उसको सुनना चाहते हैं कि माइकल जैक्सन का गाना कैसा होगा। तो इसने क्या किया, इसने 30 सेकंड की ऑप्शन दी कि आप ऑनलाइन आए, 30 सेकंड मेरा गाना जो हमारी कंपनी की तरफ से लगाया गया है उसको सुने। अगर वो आपको पसंद आता है तो आप ये डीवीडी, ये सीडी, ये कैसेट बुक कर सकते हैं। ये थी सन 1997 और 98 में होने वाली वो चीजें जो Amazon ने किताबों के अलावा अपने अंदर ऐड की। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी म्यूजिक स्टोर्स थे उनके पास थी ज्यादा से ज्यादा, किसी के पास 10,000 गाने थे, किसी के पास 20,000 गाने थे, इससे ज्यादा किसी के पास चीजें नहीं थी। हम आपसे जो भी बातें हमारी मैं अपनी टीम की जानिब से जो भी रिसर्च की गई बातें आपको बताता हूँ, आप गूगल कर सकते हैं और बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। लोगों को पता है कि आजकल आप किसी को भी यूट्यूब पे बैठ के झूठ नहीं सुना सकते, झूठ पकड़ा जाता है। तो ये Amazon पहली ऐसी लाइब्रेरी थी, म्यूजिक लाइब्रेरी, जिसके पास 1,25,000 गाने एट ए टाइम मौजूद रहते थे, जिसको लोग सुनते थे। इसने आके इस चीज को इतना बड़ा झटका दिया कि लोग जो दूसरी म्यूजिक इंडस्ट्रीज थी वो सारी हिल के रह गई और Amazon ने इन सब का रेवेन्यू अपनी जानिब खींच लिया। ये थी वो चीजें जो सन 1997 और 1998 में हुई। जिन लोगों ने वीडियो पूरी नहीं देखी उनके लिए मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि क्या क्या चीजें हुई थी। इसने म्यूजिक इंडस्ट्री को इसने हिला कर रख दिया। इसने अपना जितनी भी कंपनी थी उसके शेयर्स थे वो पब्लिक कर दिए
और इसने उसके साथ साथ अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था उसको चेंज कर दिया। और आखिर में मैं कहता चलूं, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे टीम का हमारा साथ देते रहें, हम आपको आने वाले दिनों में और बहुत सी अच्छी अच्छी सीरीज बना के देते रहेंगे। कहने को हमारे रीजन के लिहाज से मैंने हमेशा, हमारे चैनल पे विजिट करें, मैंने हमेशा कहा है कि कहने को करने को सियासत की खिचड़ी पकाने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारी टीम का एक मिशन है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, जो बंदा आज से 15 साल बाद, जो बच्चा आज से 20 साल बाद मुझे यूट्यूब पे सुने, वो ये जरूर सोचे कि यार इस बंदे ने बैठ के मुझे किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, और बाकी सियासत में क्या हो रहा है, वो कुछ हो रहा है, वो आप सब लोग हमसे बेहतर जानते हैं। ऐसे ही हमारी टीम का साथ देते रहें, और हमारे चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट हम करते हैं कि वीडियो आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने यह वीडियो यहाँ